डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल इजी क्वालिटी लर्निंग में एक और वीडियो डिस्कशन के साथ में, जिसका टॉपिक है परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन ऑफ एचवैक सिस्टम या वैलिडेशन ऑफ एचवीएसी सिस्टम। बहुत सारे लोग इसे वैलिडेशन ऑफ एएचयू भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस पर्टिकुलर सेशन में क्या क्या है। सबसे पहले है इसके कंटेंट्स, जो गाइडेंस डॉक्यूमेंट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में एचवैक में क्लासेस कौन सी है जो फार्मा के लिए रिलीवेंट है, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद में शॉर्ट एक छोटा सा डिस्कशन आई क्यू और ओ क्यू एचवैक सिस्टम का किस तरह से करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में पैरामीटर्स जो हम एचवैक के पीक्यू में परफॉर्म करते हैं, परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन या रीवैलिडेशन में, हम उसके लिए बात करेंगे। और फिर रिक्वालिफिकेशन के लिए बात करेंगे कि हमें पीरियोडिक रिक्वालिफिकेशन कब कब करना होता है। तो आइए चलिए देखते हैं सबसे पहले कि गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है। तो जो गाइडेंस है उसमें सबसे जो प्रोमिनेंट गाइडेंस है वो है ISO 14644 क्लीन रूम्स एंड एसोसिएटेड कंट्रोल एनवायरनमेंट्स। इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बताते हैं। देन दूसरा है शेड्यूल M पार्ट 1A, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट्स, पेरेंटल प्रिपरेशंस एंड स्टेराइल ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस। थर्ड जो है वो है USFDA का स्टेराइल ड्रग प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस बाय एसेप्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है EU गाइडेंस, यूरोपियन यूनियन में जो एप्लीकेबल होती है। एनेक्चर 1, ये है मैन्युफैक्चर ऑफ स्टेराइल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स। उसके बाद में ISPE गाइडेंस भी अवेलेबल है फॉर स्टेराइल एंड नॉन स्टेराइल डोसेज फॉर्म्स। WHO TRS 961 एनेक्चर 2, WHO गुड प्रैक्टिसेस फॉर फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी। तो माइक्रोबायोलॉजी में एचवैक के क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, ये उसमें स्पेसिफाइड है। और उसके बाद में WHO TRS 937 एनेक्चर 2, गाइडेंस फॉर एचवैक रिक्वायरमेंट्स ऑफ नॉन स्टेराइल रिक्वायरमेंट्स। सो नॉन स्टेराइल डोसेज फॉर्म्स के लिए HVAC सिस्टम की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये पर्टिकुलर इस गाइडलाइन में स्पेसिफाइड है। ये टिपिकल एक AHU का पिक्चर है जो आप लोगों ने देखा होगा, जो आपकी यूनिट्स में इंस्टॉल्ड है। और सेकंड पिक्चर जो है उसका इंटरनल डायग्राम है, जिसमें है कि आपके कूलिंग कॉयल, हीटिंग कॉइल्स और ब्लोअर्स वगैरह, प्री फिल्टर और फाइन फिल्टर्स के लिए स्लॉट दिखाए हुए हैं। देन क्लीनलीनेस क्लास फॉर द एरिया, यानी हमारे पास में कौन सी क्लासेस होती है जो फार्मा के लिए रिलेवेंट है, वो इसमें बताया हुआ है। तो EU क्लासिफिकेशन या WHO क्लासिफिकेशन के हिसाब से क्लास A, क्लास B, क्लास C और क्लास D होता है। और जो US क्लासिफिकेशन है उसमें क्लास 100, क्लास 1000, क्लास 10,000 और क्लास 1 लाख। ISO के हिसाब से क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8। अगर हम GMP के हिसाब से बात करेंगे, शेड्यूल M के हिसाब से जो इंडियन रेगुलेशंस में लगता है, तो उसमें भी क्लास A, क्लास B, क्लास C और क्लास D होता है। तो ये इक्विवेलेंट क्लास है। क्लास A के इक्विवेलेंट क्लास 100 होता है और ISO क्लास 5, क्लास B के इक्विवेलेंट क्लास 1000 एंड ISO 6, क्लास C के इक्विवेलेंट क्लास 10,000 एंड ISO 7, क्लास D के इक्विवेलेंट 1 लाख क्लास और ISO 8। देन बात करते हैं IQ और OQ ऑफ HVAC सिस्टम के बारे में। तो जनरली हम IQ और OQ हमारे जो भी सप्लायर्स है या जो वेंडर है वो परफॉर्म करके देते हैं, लेकिन हमने जानना ज़रूरी है कि IQ और OQ में होता क्या है। तो IQ में क्या होता है कि जो भी आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है वेंडर, या जो डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं, तो उसमें जो DQ के बेसिस पे जो जो डिज़ाइन क्वालिफिकेशन में हमने स्पेसिफाई किया था, या URS में हम लोगों ने जो स्पेसिफाई किया था वेंडर को कि मुझे ये रिक्वायरमेंट्स है, या उसमें ब्लोअर कितनी कैपेसिटी का चाहिए, AHU का कैपेसिटी क्या होना चाहिए, कूलिंग कॉइल्स और हीटिंग कॉइल्स और प्री और फाइन फिल्टर्स की क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, तो वो सारे स्पेसिफिकेशन फिजिकल पैरामीटर से हम इसको वेरीफाई करते हैं। जो हमारे इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट में जो वेंडर ने स्पेसिफाई किया या जो DQ में स्पेसिफाई किया और जो एक्चुअल है, उसको हम वेरीफाई करते हैं। उसमें फिजिकल डायमेंशन,
MOC और मेक ऑफ कंपोनेंट्स इंक्लूडेड है। कंपोनेंट्स को जिसको कैलिब्रेट करना होता है या जिसको हमने कैलिब्रेशन के लिए आइडेंटिफाई करना होता है, तो वो हम इसमें से स्पेसिफाई करते हैं कि कौन से कंपोनेंट्स हमने कैलिब्रेट करवाने हैं। जैसे कि जो हमारे HVAC सिस्टम में जो टेम्परेचर गेजेस होते हैं या जो आपके डिफरेंशियल प्रेशर चेक करने के लिए मैग्नेलिक गेजेस होते हैं, तो इन कंपोनेंट्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं। थर्मोमीटर्स होते हैं, इनको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पर्टिकुलर कंपोनेंट्स जो है हम लोगों ने कैलिब्रेट करवाने हैं। OQ में क्या करते हैं, OQ में जो भी परफॉर्मेंस हमारे जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, इनका इंडिविजुअली ऑपरेशन वेरीफाई करते हैं कि जैसा मैन्युफैक्चरर ने स्पेसिफाई किया है उस तरह से ये ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। OQ के स्टेज पे हम लोगों के पास में ड्राफ्ट SOP अवेलेबल होनी चाहिए, जिसका हम वेरिफिकेशन OQ में करते हैं। देन नेक्स्ट है परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन ऑफ HVAC सिस्टम, और जो रीवैलिडेशन वगैरह करते हैं तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या पैरामीटर्स करने होते हैं। एयर चेंजेस एंड वेलोसिटी, एयर वॉल्यूम एट रिटर्न, नॉन वाइबल पार्टिकल काउंटिंग, रिकवरी टाइम, लीक टेस्ट जिसको हम इंटीग्रिटी टेस्ट भी बोलते हैं, एयर फ्लो पैटर्न, डिफरेंशियल प्रेशर, टेम्परेचर एंड RH, वाइबल पार्टिकल काउंटिंग। तो ये सारे टेस्ट हम लोगों ने परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन में परफॉर्म करने होते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं वेलोसिटी एंड एयर चेंजेस का हम किस तरह से करते हैं। वेलोसिटी और एयर चेंजेस को डिटरमाइन करने के लिए हम लोगों ने जो HEPA फिल्टर होता है, जिस भी इंक्लोजर में HEPA फिल्टर लगे हुए हैं, तो HEPA फिल्टर के चारों कॉर्नर पे हम लोगों ने इसकी वेलोसिटी लेनी होती है, और वेलोसिटी लेने के बाद में उसका एवरेज वेलोसिटी हम कैलकुलेट करते हैं। एवरेज वेलोसिटी फिल्टर का कैलकुलेट करने के बाद में हम उस फिल्टर को CFM कैलकुलेट करते हैं। CFM कैसे कैलकुलेट करते हैं, CFM हम एवरेज वेलोसिटी को एरिया ऑफ फिल्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टोटल CFM उसका हमें मिल जाता है। फिर अगर मेरे रूम में अगर 2 फिल्टर लगे हैं, 3 फिल्टर लगे हैं, तो तीनों का इंडिविजुअल CFM मैं कैलकुलेट करूंगा, और CFM कैलकुलेट करने के बाद में उनका टोटल वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट कर लूँगा कि मेरा टोटल CFM कितना आ रहा है। तो टोटल CFM रूम में जो भी आ रहा है इंटू 60 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ रूम, ये अगर हम करेंगे तो हमें एयर चेंजेस पर आवर मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम एयर चेंजेस के कैलकुलेशन करते हैं। तो आइए हम ये जानते हैं कि एयर चेंजेस के कैलकुलेशन के बाद में इसका एक लाइव एग्जांपल देखते हैं कि अगर मेरी वेलोसिटीज़ और ये सब चीज़ें अगर मेरे पास में है तो मेरे एयर चेंजेस कैसे कैलकुलेट होंगे। सपोज कीजिए मेरे पास में वेलोसिटी, पहले फिल्टर की जो वेलोसिटी 5 वेलोसिटीज़ है वो 120, 130, 120, 125, 135, मेरे को इसकी जो एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट हुई है वो 126 फीट्स पर मिनट कैलकुलेट हुई है, और उसमें मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। सपोज कीजिए मेरा फिल्टर जो है वो 2 फीट बाई 2 फीट का है, तो उसका जो एरिया हो गया वो आपका हो गया 4 स्क्वायर फीट। मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में मेरे को जो उसका CFM कैलकुलेट होके आता है वो 504 क्यूबिक फीट आता है। इसी तरह से सेकंड फिल्टर का जब मैं निकालता हूँ तो उसकी एवरेज वेलोसिटी आती है 124 फीट्स पर मिनट, और उसको जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसका रिजल्ट है 496 क्यूबिक फीट पर मिनट आता है। तो ये दोनों जो है, दोनों को जब मैं एक रूम के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ तो दोनों को मैं सम अप करता हूँ। सम अप करने के बाद मेरा 1000 CFM आता है इस पर्टिकुलर रूम के लिए। अब वॉल्यूम, जो रूम का वॉल्यूम है वो है 14 फीट्स इंटू 14 फीट्स इंटू 12 फीट्स। तो इसका जो वॉल्यूम हम निकालेंगे लेंथ, विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करके, वो 2352 क्यूबिक फीट होगा। तो जैसा आपने पिछले स्लाइड में इक्वेशन देखा था एयर चेंजेस पर आवर के लिए 1000 इंटू 60, क्योंकि अब हम लोगों ने जो ये वॉल्यूम निकाला है, इनपुट वॉल्यूम, ये पर क्यूबिक फीट पर मिनट निकाला है। पर आवर करने के लिए हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा कि 60 मिनट्स में एयर का कितना वॉल्यूम अंदर आएगा। और उसके बाद में
हम उसको डिवाइड करेंगे रूम के वॉल्यूम से 2352, तो जो हमारे एयर चेंजेस निकल के आएंगे वो 25.5। देन सेकंड पैरामीटर है एयर वॉल्यूम एट रिटर्न एयर राइजर। जनरली लोग इसको पैरामीटर को भूल जाते हैं, लेकिन ये WHO में और बाकी गाइडलाइंस में भी स्पेसिफाइड है कि रिटर्न पे भी हम लोगों ने इसका वॉल्यूम निकालना चाहिए। तो रिटर्न पे वॉल्यूम निकालने के लिए भी हमारा जो प्रिंसिपल होता है वो सेम ही होता है कि हमें जो एग्जिट वेलोसिटी है वो डिटरमाइन करनी होती है, और एग्जिट वेलोसिटी डिटरमाइन करने के बाद में उसको एरिया से मल्टीप्लाई करके क्यूबिक फीट पर मिनट एग्जिट एयर निकालते हैं, और उसके बाद में क्यूबिक फीट पर मिनट एग्जिट एयर निकालने के बाद में 60 से मल्टीप्लाई करके एयर वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। तो आपका कितना एयर इनपुट हो रहा है, एयर इन हो रहा है और कितना एयर बाहर जा रहा है, वो आपका कैलकुलेट हो जाता है। जनरली हमारा जो AHUs का डिज़ाइन होता है वो 90-10 पे होता है कि 90% आपकी रिसर्कुलेटेड एयर होती है और अराउंड 10% जो है वो आपकी फ्रेश एयर होती है। देन सेकंड है नॉन वाइबल पार्टिकल काउंट। नॉन वाइबल पार्टिकल काउंट जो है वो क्लास A, B, C में रेस्ट और ऑपरेशन दोनों कंडीशंस में करना होता है, लेकिन क्लास D के लिए जो है हमें केवल एट रेस्ट में करना होता है, क्योंकि क्लास D की जो इन ऑपरेशन लिमिट होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। सो क्लास D में केवल हमें रेस्ट में करना होता है, और क्लास A में एट रेस्ट कंडीशन एज वेल एज इन ऑपरेशन कंडीशन। अगर हम रेस्ट कंडीशन की बात करेंगे कि रेस्ट कंडीशन क्या होता है, तो रेस्ट कंडीशन वो होता है जिसमें रूम हो, सारी मशीनरीज वगैरह इंस्टॉल्ड हो, लेकिन जो आपका ऑपरेटर है वो उसमें अवेलेबल ना हो, तो वो आपकी रेस्ट कंडीशंस है। और इन ऑपरेशन कंडीशंस वो होती है जहाँ पे रूम है, मशीन्स भी है, मशीन्स ऑपरेशंस में भी है, और आपका ऑपरेटर्स भी वहाँ पे अवेलेबल है, तो वो इन ऑपरेशन कंडीशंस होती है। तो नॉन वाइबल पार्टिकल काउंट में पहले हम ये जानते हैं कि हमें नंबर ऑफ लोकेशंस कितनी लेनी है। पहले नंबर ऑफ लोकेशंस के लिए कुछ √A का फॉर्मूला दिया हुआ था, लेकिन उसके बाद में अभी जो रिसेंट रिवीजन हुआ है उसमें नंबर ऑफ लोकेशंस जो है ISO ने फिक्स कर दी है कि उसमें 1000 स्क्वायर मीटर तक ये स्पेसिफाई किया है कि अगर मेरा एरिया इतना है तो मेरे को इतनी लोकेशंस लेनी है, ये है तो इतनी लोकेशंस लेनी है। तो डिफरेंट एरिया दिया है जिसमें नंबर ऑफ लोकेशंस स्पेसिफाइड की है कि इतनी लोकेशंस को हमने पार्टिकल काउंट के लिए कंसिडर करना है। अगर 1000 स्क्वायर मीटर से अगर ऊपर मेरा एरिया आता है तो उसके लिए इक्वेशन जो स्पेसिफाई किया है वो है =27 इन ब्रैकेट A डिवाइड बाय 1000। NL है नंबर ऑफ लोकेशंस स्पेसिफाई करने के लिए। अब A है एरिया इन स्क्वायर मीटर। सो जितना भी मेरा 1000 से ऊपर जो भी एरिया आएगा, जैसे अगर 1100 है तो 1100 डिवाइडेड बाय 1000 × 27। अगर ये हम इक्वेशन को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि नंबर ऑफ लोकेशंस हमें कितनी कंसीडर करनी है इस पर्टिकुलर वैलिडेशन के लिए। ये पर्टिकुलर स्लाइड्स में ये ISO से पिक की है, जिसमें ये बताया गया है कि नंबर ऑफ लोकेशंस हमें कितनी लेनी है। तो जैसे आप देख सकते हैं 2 स्क्वायर मीटर का एरिया है तो 1 लोकेशन दी है, 4 स्क्वायर मीटर का एरिया है तो 2 लोकेशन दी है, 6 का है तो 3 लोकेशंस दी हुई है। तो इस तरह से ये सो ऑन, ये कंप्लीट स्लाइड, इस कंप्लीट लिस्ट इस स्लाइड में नहीं आ पाई, आप ISO 14644 में ये रेफर कर सकते हैं। देन आपका सैम्पलिंग वॉल्यूम कितना होना चाहिए। तो सैम्पलिंग वॉल्यूम्स के पहले हम सैम्पलिंग टाइम डिस्कस करते हैं कि सैम्पलिंग टाइम कितना होना चाहिए। तो जब भी आप किसी भी लोकेशन पे पार्टिकल काउंट लेते हैं तो मिनिमम 1 मिनट का सैम्पलिंग टाइम तो आपको होना ही चाहिए। इतना मिनिमम रिक्वायर्ड है किसी भी क्लासिफिकेशन के लिए। अगर आप पार्टिकल काउंट कर रहे हैं तो 1 मिनट से कम सैम्पलिंग टाइम नहीं होना चाहिए। और दूसरी रिक्वायरमेंट उसकी क्या है, सैम्पलिंग प्रोब शैल बी इन द डायरेक्शन ऑफ HEPA फिल्टर। तो जो सैम्पलिंग प्रोब का डायरेक्शन है वो HEPA फिल्टर की तरफ होना चाहिए जब हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स काउंट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सैंपल शैल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन फॉलोइंग इक्वेशन। अगर डिफरेंट क्लासिफिकेशन होता है तो उसके लिए क्या वॉल्यूम होना चाहिए, उसका वॉल्यूम डिसाइड करने के लिए हम इस इक्वेशन का सहारा लेते हैं।
ये इक्वेशन क्या है, 20 डिवाइडेड बाई CNM ब्रैकेट क्लोज इंटू 1000। CNM है लिमिट ऑफ पार्टिकल काउंट फॉर द लार्जेस्ट साइज। तो अगर जैसे मैं क्लास 1000 के लिए अगर करूँगा तो उसमें लार्जेस्ट पार्टिकल साइज 5 माइक्रोन का होता है। तो 5 माइक्रोन के पार्टिकल कितने अलाउड है, 20 डिवाइडेड बाई 5 माइक्रोन के कितने पार्टिकल अलाउड है उस क्लास में इंटू 1000। अगर ये हम करेंगे तो हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स मिलेगा। ये अलग अलग उसका WHO का जैसे ही इसमें स्पेसिफाई किया है कि क्लास A में कितने पार्टिकल्स स्पेसिफाइड है, क्लास B में कितने पार्टिकल्स स्पेसिफाइड है, क्लास C में कितने हैं और क्लास D में कितने हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्लास D के लिए इन ऑपरेशन कंडीशंस नॉट डिफाइंड लिखा हुआ है। क्लास A के लिए 0.5 से 5 माइक्रोन के 3500 पार्टिकल्स है, ग्रेटर देन 5 माइक्रोन के जो है वो 0 है। इन रेस्ट कंडीशन ऑपरेशन में ये सेम ही रहता है। क्लास B में एट रेस्ट 3500 और 0, और जो कि क्लास A की कंडीशन है, और इन ऑपरेशन ये 3,50,000 एंड 2000 ऑफ 5 माइक्रोन। देन ISO में जो अलग अलग क्लासिफिकेशंस के लिए जो पार्टिकल काउंट्स दिए हुए हैं वो इस स्लाइड में लिखे हुए हैं। ये आपका USFDA के क्लासिफिकेशन के हिसाब से कितने पार्टिकल्स रिक्वायर्ड होते हैं वो स्पेसिफाइड है। इसके साथ में इसमें वाइबर पार्टिकल काउंट की भी लिमिट दी हुई है जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो इसमें एक चीज़ और स्पेसिफाई की हुई है जो हम लोगों ने पहले इसमें डिस्कस की थी कि क्लास 100 और ISO की डेजिग्नेशन 5, 1000 ISO डेजिग्नेशन 6, 10,000 ISO डेजिग्नेशन 7 और 1 लाख ISO डेजिग्नेशन 8। तो ये इक्विवेलेंस भी इसमें USFDA की गाइडलाइन में स्पेसिफाइड है। देन ये यूरोपियन यूनियन एनेक्सर 1 का क्लासिफिकेशन है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने कहाँ स्पेसिफाइड है, 0.5 और 5 माइक्रोन के कितने पार्टिकल्स किस जगह पे स्पेसिफाइड है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो हम क्लास A और क्लास B के लिए जो हम पार्टिकल मेजरमेंट करते हैं तो उसमें जो उसका वॉल्यूम है वो मिनिमम 1 क्यूबिक मीटर होना चाहिए। देन रिकवरी टाइम, ये बेसिकली वो टाइम होता है जिसमें हम एरिया डिज़ाइन के हिसाब से मेंटेन करने में कितना टाइम लगता है उसको हम डिटरमाइन करते हैं। तो इसका जो प्रोसेस इसमें ISO में दिया हुआ है उसमें ये करना होता है कि जो भी आपका क्लासिफिकेशन है, अगर क्लास 100 है या क्लास 1000 है या क्लास 10,000 है या क्लास 1 लाख है, जो भी क्लासिफिकेशन है उसके नंबर ऑफ 0.5 माइक्रोन के जो पार्टिकल्स दिए हैं उससे 100 टाइम्स जब आपके पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाते हैं तो उस टाइम से आपको AHU स्टार्ट करना है। तो पार्टिकल काउंट भी उसी टाइम से मेजर करना है और मेजर करते उसको कंटिन्यू मेजर करते रहना है। और कितने टाइम के बाद में हमें 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, जो भी टाइम है, जिस टाइम पे हमें जो इनिशियल पार्टिकल काउंट है उससे 100 टाइम्स रिडक्शन मिल जाता है तो वो पर्टिकुलर टाइम जो होता है उसको हम रिकवरी टाइम बोलते हैं। तो इसमें जैसे अगर क्लास 1 लाख को अगर हमने करना है तो 1 लाख को 10 लाख, 100 लाख यानी 1 करोड़ पार्टिकल्स पर क्यूबिक फीट तक के हमें 0.5 माइक्रोन के बढ़ाने पड़ेंगे। और जब वहाँ तक चले जाते हैं तो उसके बाद में हमें AHU स्टार्ट करना होगा। AHU स्टार्ट करने के बाद में जब हमारे पार्टिकल्स जो है वो 1 लाख पर क्यूबिक फीट आ जाते हैं या 35 लाख्स पर क्यूबिक मीटर आ जाते इससे नीचे आ जाते हैं तो उस टाइम पे वो टाइम हमारा जो टाइम लगेगा उस पर्टिकुलर काउंट पे आने के लिए उसको हम रिकवरी टाइम कहेंगे। जो WHO में या यूरोपियन गाइडेंस में ये जो टाइम दिया हुआ है ये 15 से 20 मिनट्स के बीच में दिया हुआ है कि आपका ये टाइम जनरली 15 से 20 मिनट्स होना चाहिए। देन फिल्टर लीक टेस्ट और इंटीग्रिटी टेस्ट, असल में जो गाइडेंस में इस टेस्ट का नाम दिया है वो फिल्टर लीक टेस्ट ही दिया हुआ है। अगर USFDA का आप एसेप्टिक प्रोसेसिंग का गाइडलाइंस अगर देखेंगे तो उसमें
ये इस टेस्ट का नाम लीक टेस्ट ही दिया हुआ है। हम इंटीग्रिटी टेस्ट इसको कहते हैं। एक्चुअल इंटीग्रिटी टेस्ट जो है वो फैक्ट्री पे, जो फिल्टर मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री पे अपने मोनोडिस्पर्स पार्टिकल जनरेट करके और उसकी एफिशिएंसी को चेक करते हैं, वो एक्चुअल फिल्टर इंटीग्रिटी टेस्ट होता है। ये हम जो साइट पे परफॉर्म करते हैं, ये फिल्टर लीक टेस्ट होता है। तो ये कैसे करते हैं? ये हमारे जो स्मोक जो जनरेट करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स इसमें अलाउड है। उसमें एक पॉली अल्फा ओलिफिन जनरली हम लोग यूज़ करते हैं लीक टेस्ट के लिए। जो एरोसोल हम जनरेट करते हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 20 mg से 80 mg पर लीटर होना चाहिए। देन जो स्कैनिंग हम करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर प्रोब से जो हम स्कैनिंग करते हैं, उस प्रोब की स्कैनिंग रेट है वो 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड के आसपास होनी चाहिए। गास्केट और फिल्टर मीडिया हमने स्कैन करना होता है, तो हमने केवल अंदर का फिल्टर मीडिया ही नहीं, गास्केट के पास से भी इसके स्कैनिंग करने होते हैं, क्योंकि जब हेपा फिल्टर को हम फिटमेंट करते हैं तो हेपा फिल्टर के फिटमेंट के टाइम पे ऐसा पॉसिबल हो जाता है बहुत बार कि फिटमेंट बराबर नहीं हुआ और उसको हम अच्छी तरह से सील नहीं कर पाए, तो गास्केट की तरफ से लीकेज होता है। फिल्टर मीडिया में तो अगर नए फिल्टर्स होते हैं तो उसमें लीकेज के चांसेस कम होते हैं लेकिन कम होते हैं, लेकिन जो गास्केट्स के ऊपर से लीकेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमने इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली स्कैन करना होता है। और जो इसमें सबसे पहले स्कैनिंग के टाइम पे हम जो इसकी एरोसोल पंप करते हैं, वो हर फिल्टर में एक इनलेट पोर्ट दिया होता है, तो वहाँ से करते हैं। अगर इनलेट पोर्ट अगर किसी सिस्टम में नहीं दिया है तो जो रिटर्न एयर डक्ट, पास की रिटर्न एयर डक्ट होती है, वहाँ से हम इसका एरोसोल पंप करते हैं और उसको पहले इनिशियली मेजर करते हैं कितना 100% आना चाहिए, और फिर फिल्टर फेस पे मेजर करते हैं। तो फिल्टर फेस पे जब मेजर करते हैं तो वहाँ पे आपको जो लीकेज है वो 0.01% से कम मिलना चाहिए। देन टेम्परेचर, RH एंड डिफरेंशियल प्रेशर। टेम्परेचर, RH एंड डिफरेंशियल प्रेशर ये हमने पीरियोडिकली रिकॉर्ड करना होता है। टेम्परेचर और RH जो है, जो हमारा जो भी डिज़ाइन है उसके हिसाब से उसने कंप्लाई करना चाहिए। एरिया डिज़ाइन किया है टेम्परेचर नॉट मोर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जो भी टेम्परेचर हम लोगों ने डिज़ाइन में कंसीडर किया है तो वो टेम्परेचर मिलना चाहिए। डिफरेंशियल प्रेशर फ्रॉम क्लासिफाइड टू नॉन क्लासिफाइड शैल बी नॉट लेस देन 15 पास्कल्स। यहाँ पे NMT लिखा हुआ है, वो गलत है, नॉट लेस देन 15 पास्कल्स। देन एयर फ्लो पैटर्न और एयर विजुअलाइजेशन। एयर फ्लो पैटर्न और एयर विजुअलाइजेशन का हम यूज़ किस लिए करते हैं? ये हम एयर फ्लो पैटर्न इसलिए यूज़ करते हैं ताकि यानी हमारा HVAC पर्टिकुलरली लगाने का या AHUs लगाने का पर्पज़ ही ये होता है कि हम कंटामिनेशन या क्रॉस कंटामिनेशन को कंट्रोल कर सकें और एक्सटर्नल कंटामिनेशन से अपने एनवायरनमेंट को बचा सकें। तो जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हम लोग पर्टिकुलर, जैसे टैबलेट की फैसिलिटी है तो उसमें जो एक्सटर्नल एयर है, पहला पर्पस तो हमारा होता है कि एक्सटर्नल एयर इनसाइड नहीं जानी चाहिए। और जिस तरह से हमने एरिया को डिज़ाइन किया, अगर एरिया को पॉजिटिव प्रेशर डिज़ाइन किया है तो एयर का फ्लो अंदर से बाहर की तरफ होना चाहिए। अगर नेगेटिव फ्लो में डिज़ाइन किया है तो एयर का फ्लो बाहर से अंदर की तरफ होना चाहिए। तो जिस भी तरह से हम लोगों ने इसको डिज़ाइन किया है उसको हम एयर फ्लो पैटर्न में वेरीफाई करते हैं, और एयर फ्लो पैटर्न में ग्लिसरीन और वाटर का फॉग बना के उस एयर का डायरेक्शन चेक करते हैं हेपा फिल्टर की तरफ से कि हेपा फिल्टर से वो एयर कहाँ की तरफ मूव हो रही है। तो वो हेपा फिल्टर से वो एयर जो है आपके रिटर्न एयर राइजर्स की तरफ मूव होनी चाहिए। वो एट रैंडम कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए या वहीं पे डिस्पर्स नहीं होनी चाहिए। तो ये पर्टिकुलर पैटर्न इसका जो है वो मेंटेन होना चाहिए। और जो आपका हैपा फिल्टर से लेके और रिटर्न एयर राइजर तक का जो फ्लो है वो आपको एक ही शॉट में इसके इमेज लेनी होती है या वीडियो शूट करना होता है, तो एक शॉट में करना होता है ताकि यानी आपको क्लियरली पता चले कि एयर का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक के जा रहा है। देन माइक्रोबायोलॉजिकल मॉनिटरिंग ऑफ एरिया और वायबल मॉनिटरिंग।
अगर मेरी कोई भी नई फैसिलिटी होती है, रिक्वालिफिकेशन होता है, तो मेरे को कंटिन्यूसली 7 डेज तक के एरिया मॉनिटरिंग करनी होती है। 7 कंसेक्यूटिव डेज मेरे को एरिया इन कंप्लायंस चाहिए होता है। अगर मेरा 7 डेज कंसेक्यूटिवली एरिया जो है वो कंप्लायंस में आ जाता है, तो मेरा वाइबर पार्टिकल मॉनिटरिंग जो है वो रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई कर रहा है। और बहुत सारी जगह पे रिक्वालिफिकेशन में है, वो 3 डेज मॉनिटरिंग भी करते हैं। इसमें जो सेटल प्लेट के लिए जो हम लोग लोकेशंस डिसाइड करते हैं, या एक्टिव एयर के लिए जो लोकेशंस डिसाइड करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम वो लोकेशंस लेते हैं जो आपकी क्रिटिकल है, जहाँ पे हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ताकि क्योंकि जो मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट लोकेशन वही है जहाँ पे मेरा प्रोडक्ट ओपन हो रहा है, जहाँ पे मैं प्रोडक्ट के साथ में प्रोसेसिंग कर रहा हूँ, तो वो लोकेशन मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक तो हमने वो लोकेशन कंसिडर करनी होती है, और रूम में एक जो सबसे वर्स्ट लोकेशन होती है, और सबसे वर्स्ट लोकेशन कौन सी कंसिडर की जाती है? सबसे वर्स्ट लोकेशन वो कंसिडर की जाती है जहाँ पे रिटर्न एयर राइजर का एग्जिट हो। क्योंकि जब जो भी एयर है वो आपके हैपा फिल्टर से निकलेगी, हैपा फिल्टर से निकल के सारे पूरे रूम में मूव करने के बाद में और फिर आपके रिटर्न एयर राइजर पे जाएगी। तो वो एयर जो रिटर्न एयर राइजर पे जाएगी वो आपके लिए सबसे वर्स्ट केस है। वहाँ पे हम सेटल प्लेट मॉनिटर करते हैं या एक्टिव एयर सैम्पलिंग की मॉनिटर करते हैं। सेटल प्लेट के लिए 90 mm डाया की प्लेट्स हम लोग यूज़ करते हैं, और इसका एक्सपोजर टाइम होता है 4 आवर्स। 4 आवर्स में एक्सपोजर करने के बाद में देन हम इसको ये प्लेट्स को सिक्योरली कवर करके और इंक्यूबेट करते हैं, और इंक्यूबेट करने के बाद में इसके मॉनिटरिंग के रिजल्ट चेक करते हैं। Locations near return air riser are considered as worst case, जो हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया। सेकंड होता है एक्टिव एयर सैम्पलिंग। एक्टिव एयर सैम्पलिंग जो है, जो भी आपका माइक्रोबायोलॉजिकल सैम्पलर्स होते हैं, उससे हम एक्टिव एयर सैम्पलिंग कर सकते हैं। एक्टिव एयर सैम्पलिंग की रिक्वायरमेंट होती है कि हर लोकेशन पे 1 क्यूबिक मीटर या 1000 लीटर एयर जो है वो सैंपल करनी होती है, और इसके लिमिट्स होती है, अलग अलग लिमिट आपके WHO में अलग लिमिट्स दी हुई है, वाइबल पार्टिकल काउंट की शेड्यूल एम में अलग दी हुई है, और आपकी USFDA में अलग दी हुई है। तो USFDA की गाइडलाइन में जो लिमिट्स दी हुई है, ये सबसे स्ट्रिंजेंट लिमिट्स है जो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लास ए के लिए वो 1 फॉर एक्टिव एयर सैम्पलिंग, क्लास बी के लिए 7, क्लास सी के लिए या 10,000 के लिए 10, और क्लास डी या 1 लाख के लिए आपका 100 CFU पर क्यूबिक मीटर। इसी तरह से अब हम सेटल प्लेट के लिए लिमिट्स देखते हैं कि सेटल प्लेट के लिए लिमिट क्या है। क्लास 100 के लिए 1, क्लास 1000 के लिए 3, क्लास 10,000 के लिए 5, और क्लास 1 लाख के लिए 50 काउंट्स पर प्लेट CFU पर 4 आवर्स ऑफ एक्सपोजर। तो ये आपके लिमिट्स है, और ये लिमिट्स जो है अमॉन्ग ऑल द गाइडेंस ये सबसे स्ट्रिंजेंट लिमिट्स है। बाकी की जो भी गाइडेंस दी हुई है, जैसे यूरोपियन यूनियन में जो लिमिट दी हुई है, तो वो आपकी इससे रिलैक्स लिमिट्स है। तो अगर आप का प्लांट यूरोप के लिए सप्लाई करता है तो आप यूरोप के गाइडेंस फॉलो कर सकते हैं। WHO प्लांट अगर आपका है तो आप WHO के गाइडेंस भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका FDA का प्लांट है तो देन आपको ये जो लिमिट इसमें दिखाई हुई है ये फॉलो करनी होगी। देन रिक्वालिफिकेशन, ये तो हमारा हो गया कि फर्स्ट टाइम क्वालिफिकेशन में हमने क्या क्या करना होता है। अब हम ये जानते हैं कि कौन से इसमें से पैरामीटर्स जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं वो रिक्वालिफिकेशन में हमने किस फ्रीक्वेंसी पे करने होते हैं। ये आपको WHO में भी ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है और शेड्यूल एम में भी दी हुई है। वेलोसिटी एंड एयर चेंजेस जो है ये आपका 6 मंथली करना होता है। पार्टिकल काउंट 1 in a 6 month, लीक टेस्ट 1 in a 12 months, एयर फ्लो पैटर्न 1 in 24 months, viable particle counts minimum monthly, और टेम्परेचर RH एंड डिफरेंशियल प्रेशर डेली और ऑन एवरी वर्किंग डेज। तो ये
आपका रिक्वालिफिकेशन की फ्रीक्वेंसीज है। दोस्तों, ये एक वीडियो डिस्कशन था जिसमें आपका HVAC सिस्टम का परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन और उसके बारे में हमने ब्रीफ डिस्कस किया। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा, और आपको अगर ये सब पसंद आया है तो आप और लोगों से भी इसे शेयर करें ताकि सारे लोग को इससे फ़ायदा हो। आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसका रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।